तो बच्चों, आज का चैप्टर है बुद्धि के अंग प्रत्यंग। बुद्धि के अंग प्रत्यंग। बुद्धि अगर कोई जीव है तो इसके भी अंग होते होंगे ना। बुद्धि अगर कोई मशीन है तो इसके भी पार्ट्स होते होंगे ना। और हम लोग पढ़ रहे हैं बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि का चैप्टर, बुद्धि के अंग प्रत्यंग। भावुकता अर्थात कल्पना से प्रभावित होना बुद्धि का अच्छा गुण है। जिसमें भावुकता नहीं है, भावनाएं नहीं हैं, उसे जड़ या मूर्ख कहा जाता है। जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में कल्पना की उड़ान नहीं उड़ती और विभिन्न प्रकार के मानस चित्र नहीं बनते एवं जैसी तैसी स्थिति में ही संतुष्ट रहकर जो उससे आगे की बात सोचने की ज़रूरत नहीं समझता, उसे पशु ही समझना चाहिए। ऐसे लोगों को बुद्धि बढ़ाने के लिए प्रथम मार्ग यही हो सकता है कि वे तरह तरह की कल्पनाएं करना और उनके मानस चित्र बनाना सीखें। मानस चित्र का मतलब है चित्र को कागज़ पे, नोटबुक पर बनाने के बजाय मन में बनाना, सोचना। बुद्धि यथार्थ में कल्पना का एक संस्कारित स्वरूप है। आपको एक व्यापार करना हो तो आपकी कल्पना शक्ति ऐसे ही मानस चित्र बनाएगी कि इस व्यापार को करने से अमुक को इतना लाभ होगा, इस वस्तु के ग्राहक अमुक स्थान में अधिक हैं, अमुक स्थान पर ये वस्तुएं सस्ती मिलती हैं, रॉ मटेरियल्स, तो इसलिए हमें वहाँ से खरीदना चाहिए। अमुक महीनों में अमुक प्रकार की वस्तुओं की बिक्री बढ़ जाती है, अमुक प्रकार की वस्तुओं की बिक्री घट जाती है। अतएव समयानुसार आवश्यक वस्तुएं ही खरीदनी चाहिए। अगर इन्वेंट्री बहुत बड़ा होगा, स्टॉक कच्चे माल का, तो भी ये अच्छी बात नहीं है बिजनेस के लिए। तो इस प्रकार की सारी व्यवस्था के कल्पना चित्र आरंभ में आप बनाएंगे और यदि निर्णय शक्ति ठीक हुई, अनुभव के आधार पर इस कल्पना में ठीक ठीक संशोधन कर सके तो एक उत्तम योजना, एक अच्छी स्ट्रेटजी, अच्छी प्लानिंग बन जाएगी और उसे कार्य रूप में ला करके लाभ उठाया जा सकेगा। किंतु जिसके मन में इस प्रकार की उड़ान नहीं भरती, इस तरह की कल्पनाएं नहीं उठती, वो ऐसा सोच नहीं पाता, वह मजदूरी करने या ढर्रे के काम पर चलते रहने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर सकेगा इस दुनिया में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो बच्चे कल्पना करते हैं, आंखें बंद करके, आंखें खोल करके किसी और सीन के बारे में, किसी और दृश्य के बारे में, किसी और घटना के बारे में सोच सकते हैं, जिनकी कल्पना शक्ति प्रबल है, तो वे अच्छे कलाकार भी हो सकते हैं, अच्छे वैज्ञानिक भी हो सकते हैं। कल्पना करना, ज्ञान के आधार पर उसका संशोधन करना और उससे प्रभावित होना, यह बुद्धिमानी की आंतरिक अवस्था है। किंतु जब तीनों का सामंजस्य नहीं होता तो इसमें अधूरापन रह जाता है। जो कल्पना चित्र ठीक बनाता है वह कवि हो सकता है, भावुक कहला सकता है, परंतु उसे व्यावहारिक भाषा में विद्वान नहीं कह सकते। उनके लिए एक बुरा शब्द शेख चिल्ली भी प्रयोग किया जा सकता है। तो कल्पना का औचित्य उसको कार्य रूप में लाने की सरलता, कठिनता एवं तत्जनित परिणामों पर जिसका ज्ञान ठीक ठीक निर्णय कर लेता है, तो वह मध्यम श्रेणी का विचारशील है। किंतु यदि उसके विचार और निर्णय उदासीनता लिए हुए होते हैं तो वह योजनाएं तो खूब बनाता है, प्लानिंग खूब करता है, ठीक भी बनाता है, पर स्वयं उससे प्रभावित नहीं होता और शायद एग्जीक्यूट करने में असफल हो सकता है। तो प्रभावित हुए बिना किसी योजना को कार्य रूप में नहीं लाया जा सकता। वह सोचता है कि अमुक कार्य करने से लाभ हो सकता है, पर उसके विचारों में उदासीनता होती है। वो सोचता रहता है पर कार्य रूप में लाने का साहस नहीं होता, या वो सोचता रहता है और सिर्फ सोचता ही रहता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उस कार्य को करता है और पर्याप्त लाभ उठाता है। तो आप सिर्फ प्लानिंग बना करके, स्ट्रेटजी बना करके ही निश्चिंत नहीं हो सकते। यू विल हैव टू वर्क आउट। आपको अपनी प्लान पर, स्ट्रेटजी पर काम भी तो करना होगा, इम्प्लीमेंटेशन भी तो चाहिए योजनाओं का। तो हम लोग ऐसे में कह सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति जो उस कार्य को करता है और पर्याप्त लाभ उठाता है, किंतु पहला व्यक्ति अच्छी योजना बना सकने की योग्यता रखते हुए भी कुछ कर नहीं पाता। इस श्रेणी के लोग दूसरों को उपदेश तो ठीक ठाक दे सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं, परंतु अपने से कुछ नहीं करते बनता उनसे। उनकी योजनाएं गर्भ में ही पड़ी रहती हैं।
प्रसव का, जन्म लेने का अवसर नहीं आने पाता। तो कुशल व्यक्ति तो उसे कहना चाहिए ना, जो परिस्थितियों के अनुसार कल्पना करता है और उसका ठीक ठीक संशोधन कर लेता है परिस्थितियों के हिसाब से, और जो बात जंच जाती है, उसे प्रभावित करती है, तो निर्भयतापूर्वक उसे कार्य रूप में परिणित करता है। यूँ फल तो ईश्वराधीन है, हमारा धर्म तो कर्तव्य करने का है, कर्म करने का है, पर सफलता असफलता का बहुत कुछ आश्रय परिस्थितियों पर है, सर्कमस्टांसेस क्या हैं। परंतु देखा ये भी गया है कि जिनकी बुद्धि के ये तीनों स्तंभ सही सही हैं, वो सफलता का लाभ प्राप्त करते हैं। निर्बल कल्पना स्वप्न तुल्य है, इमेजिनेशन है ना, जिसका साउंड बेस ना हो, या ऐसा कह लो ना कि दीवा स्वप्न, आपने सपने देखे और सपनों को सच करने के लिए कोई काम ही ना किया, उसको कुछ महत्व नहीं दिया जा सकता। ये तो बालकों के समान हवाई किला बनाना है कि जिस कल्पना के साथ दिलचस्पी मिली होती है उसके द्वारा मनुष्य प्रभावित होता है, वह भावना कहलाती है। भावना का प्रभाव कल्पना से अधिक है, फिर भी वह अपूर्ण है, इनकम्प्लीट। चाहे जैसी भावना करते रहना अंधकार में भटकने के समान है, इससे कोई प्रयोजन ठीक ठाक सिद्ध नहीं होता। भावना का संशोधन निर्णय शक्ति के द्वारा होता है। तर्कों की काट छांट के बाद जो विचार निश्चय होता है वह परिपुष्ट होता है, उसके सफल होने की प्रबल संभावना होती है। पुष्ट विचारों में आध्यात्मिक तत्वों का सम्मिश्रण हो जाता है, जिससे उनका फल साधारण कल्पना की अपेक्षा अनेक गुना बढ़ जाता है और वह विचारों को प्रभावित करने में बहुत अंशों तक समर्थ होते हैं। निर्णय शक्ति मध्यवर्ती होने के कारण उसका महत्व आदि व अंत वाले दोनों स्तंभों की अपेक्षा अधिक है। कोई मनुष्य यदि कल्पना कर सकता है और बिना विचारे उस पर आसक्त हो जाता है तो वह एक खतरनाक मार्ग को अपनाता है। ज्यों ही एक कल्पना उठी त्यों ही उस पर आसक्त होकर के कार्य रूप में लाने को तुरंत तैयार हो जाना। यह गुण नहीं है, यह एक दुर्गुण है, जिसके कारण लोग अक्सर धोखा खाते और ठगे जाते हैं, है ना। आपने स्वप्न देखा तो उस पर अच्छी खासी प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है, प्रोस एंड कॉन्स, है ना, कैसे उसे अचीव करें, ये बातें सोचने की ज़रूरत होती है। तुरंत के तुरंत बिना सोचे विचारे काम करने से तो गलती होगी। तो ये दुर्गुण है जिसके कारण लोग धोखा खाते और ठगे जाते हैं। कोई भी धूर्त व्यक्ति उन्हें आसानी से बहका सकता है, क्योंकि उनके अंदर हड़बड़ी होती है उस सपने को सच करने की। अपनी ही कल्पना के आवेश में ये कुछ का कुछ कर बैठते हैं और आत्महत्या जैसे दुखद परिणाम निर्णय शक्ति के अभाव में और आवेश में ही तो होते हैं। तो जो कल्पनाएं आपके मस्तिष्क में उठें उनके संबंध में सबसे पहले विचार कीजिए कि उनसे हमारा कोई लाभ है या नहीं। यदि निरर्थक हानिकर कल्पनाएं उठती हैं तो उन्हें अपने मानस लोक से निकालकर बाहर कीजिए। प्रथम अपना उद्देश्य और कार्यक्रम निर्धारित कीजिए, फिर मन को आज्ञा दीजिए कि उन्हीं की सीमा के अंदर कल्पनाओं की लहरें उत्पन्न करें। निर्धारित लक्ष्य और विधान की संकुचित गली में से निकलने वाली कल्पनाएं महत्वपूर्ण होती हैं और उन्हें भावना कहा जा सकता है। खुली हुई बारूद को आग पर डाला जाए तो वह भक से जल जाएगी, किंतु बंदूक की गोली को अगर तंग मार्ग से फोकस्ड होकर के निकलने को बाध्य किया जाएगा तो आप जानते हो ना कि उसकी शक्ति कितना गुना बढ़ जाएगी और घोर शब्द करते हुए किसी भी प्राणी को मार डालने में समर्थ होगी, जबकि उसमें बारूद की मात्रा कितनी कम होती है। तो निर्धारित क्षेत्र में उपजी हुई कल्पनाएं यदि दिलचस्प हों तो भावना के स्वरूप में प्रकट होती हैं। ये भावनाएं कल्पना की तरह धुंधली और बहुमुखी नहीं होती, वरन स्पष्ट एवं निर्धारित दिशा में बहने वाली होती हैं। इन भावनाओं को तर्कों के द्वारा संशोधन करना चाहिए। हमें निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह अपनी निर्णय शक्ति को जज के आसन पर बिठाना चाहिए और विचारणीय विषय के पक्ष विपक्ष में मन को दलीलें पेश करने की आज्ञा देनी चाहिए, है ना। डिबेट होनी चाहिए, आर्गुमेंट, उसको क्रॉस करने वाले आर्गुमेंट। जिस बात पर विचार करना है उसमें क्या लाभ है और क्या हानि है, इसका पूरा लेखा जोखा सामने आना चाहिए। जिस प्रकार एक चतुर न्यायाधीश
जस्टिस जो होते हैं, वो दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद उसमें झूठ सच का अलग अलग करते हैं, पृथक्करण, क्लासिफिकेशन, और उसके बाद में विचारणीय विषय के औचित्य अनौचित्य का विशुद्ध ज्ञान और अनुभव के आधार पर निर्णय करते हैं। जिन जटिल विषयों के संबंध में अपना ज्ञान अपर्याप्त मालूम हो, उनके संबंधों में अन्य महापुरुषों की सम्मति लेनी चाहिए। इस प्रकार जो निर्णय कर लिया जाए, विवेक बुद्धि जिसे करने की आज्ञा दे और हृदय के अंदर से जिसके करने में उत्साह उठ रहा हो, उसे ठीक निर्णय मान लेना चाहिए। तो हृदय के अंदर से जो उत्साह उठ रहा होता है ना, इसे भी कभी कभी लोग इंस्टिंक्ट कहते हैं या सिक्स्थ सेंस कहते हैं। तो ऐसे सुस्थिर विचारों को कार्य रूप में लाने में अपयश और असफलता है ना तो आपकी बदनामी होगी, ना ही आप फेलियर होगे, और ऐसा करने वाले को बुद्धिमान समझा जाता है। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि बुद्धिमान किसे समझा जाएगा, और बुद्धिमानी के विकास में, बुद्धि के विकास में समझदार होने के लिए कल्पनाशीलता का क्या महत्व है। तो इसी तरह से मैं बुद्धि बढ़ाने के वैज्ञानिक तरीकों के बारे में अलग अलग चैप्टर्स लेकर के आऊँगा। आप मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलते हैं एक नए चैप्टर्स के साथ में, जिसमें मैं आपको कुछ और मेथड्स, टिप्स दूंगा बुद्धि बढ़ाने के बारे में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।